ओला उबर को टक्कर देने आ गई है भारत टैक्सी। लेकिन कस्टमर को भी अपने ड्राइवर के साथ अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा। ड्राइवर को जब सिक्योरिटी फील होगी, मेडिकल सुविधा, एक्सीडेंटल सुविधा मिलेगी। भारत टैक्सी में ये टोल टैक्स इंक्लूड होगा या नहीं होगा? अभी ओला उबर क्या कर रहा है? टॉर्चर कर रहा है, मेंटल टॉर्चर कर रहा है। बहुत बड़ा सवाल है और उन अधिकारियों से सवाल है जो पॉलिसी एसी रूम में बैठ के बनाते हैं। अपनी तो 9th पे कमीशन चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना जो है भत्ता वत्ता सब कुछ चाहिए, ड्राइवर कहाँ जाएगा? जी हाँ, आपको बता दें भारत टैक्सी आपने ज़रूर सुना होगा, ये अपने आप में बेहद ही खास रहने वाला है। बता दें इसकी खासियत है इसका किराया जो है फिक्स रहने वाला है, चाहे पीक आवर्स का टाइम हो या फिर ट्रैफिक, पर किराया रहेगा फिक्स। आज हम आप लोगों को बता दें कि हमारे साथ मौजूद है भारत टैक्सी के फाउंडर मेंबर, उन्हीं से जुड़कर जानेंगे कि आखिर क्या खासियत है और कैसे ये ओला उबर से खास रहने वाली है भारत टैक्सी। हमारे साथ मौजूद है भारत टैक्सी के फाउंडर मेंबर, उन्हीं से जुड़कर जानेंगे कि ओला उबर से कैसे डिफरेंस रहने वाला है भारत टैक्सी, क्यों लोग जो है भारत टैक्सी में रजिस्टर्ड करें, जो ड्राइवर भाई लोग हैं, और यात्री क्यों भारत टैक्सी से सफ़र करें। क्या नाम है सर आपका? जगवीर सिंह। जगवीर जी, आप भारत टैक्सी के फाउंडर मेंबर हैं? जी मैम। क्या खास रहने वाला भारत टैक्सी में? भारत टैक्सी के अंदर जो ऐप बेस्ड कंपनियां पिछले 10 सालों से शोषण कर रही हैं, तो ये कोऑपरेटिव मॉडल के ऊपर आया है। जैसे आपको पता होगा अमूल का मॉडल आपको पता है कि वो किसानों के लिए आई थी। जो दूध निकालने वाले किसान थे, बेचने वाले, उनके लिए मॉडल आया था कोऑपरेटिव में। वही उसी तरह से ये मॉडल कोऑपरेटिव में आया है ड्राइवरों के लिए। इससे उनको जो है भागीदारी मिलेगी सहकारिता में, वो उसके अंदर जो है उसके पार्टनर की तरह काम करेंगे और आने वाले भविष्य में उनको जो सुविधाएं आज तक नहीं मिली वो सुविधाएं मिलेंगी। ओला उबर ड्राइवर को शोषण हो रहा था, कह सकते जो कमीशन है, भारी कमीशन ओला उबर एप्लीकेशन जो या उन लोगों को देना पड़ता था, क्या वो कमीशन भारत टैक्सी वाले लेंगे या नहीं लेंगे? भारत टैक्सी सार्स मॉडल पे आ रही है, तो इसके अंदर जो है पर डे का एक अमाउंट होगा, उस अमाउंट को दिया जाएगा और उसमें आप 5 राइड 10 राइड जो करना चाहे कर सकते हैं। और फिलहाल तो कुछ समय के लिए अभी फ्री है। कुछ समय के लिए फ्री है। अच्छा, ये बताइए क्या रेट कार्ड रहने वाला है, कोई जानकारी आपके? हाँ जी, रेट कार्ड जो हमारे को बेसिकली रेट कार्ड बताया गया था स्टार्टिंग में, वो 20 रुपये किलोमीटर का बताया गया था। ठीक है, जो हमारा 9 जनवरी 2023 का गजट नोटिफिकेशन है 2023 का, तो उसमें हमारा 20 रुपये प्रति किलोमीटर एसी गाड़ी का रेट है। तो उसी को लेके, उसी स्ट्रक्चर को लेके ये बनाया गया था। और नॉन एसी गाड़ी का अलग रेट है 17 रुपये किलोमीटर, एसी गाड़ी का 20 रुपये किलोमीटर। ऐसा बताया जा रहा है कि पहले जो 4 किलोमीटर रहने वाले वो उसका फिक्स किराया रहेगा 30 रुपये। उसके बाद जो किराया है 4 किलोमीटर से 12 किलोमीटर की रेंज करते हैं, तो बात करते हैं किराए की 30 रुपये पर किलोमीटर, 23 रुपये पर किलोमीटर हो जाएगा, ऐसा कुछ है मैम। जो बेस आपने 4 किलोमीटर का जो बोला, 4 किलोमीटर के अंदर जो अभी क्या है कि जो किराया है 120 रुपये के आसपास है। ठीक है, और दूसरा आपने बोला पर किलोमीटर की बात, तो पर किलोमीटर में 17 रुपये नॉन एसी का किराया रहेगा, एसी किराया 20 रुपये रहेगा। पीक आवर्स और हाई डिमांड का जो भी प्रोसीजर होगा, जो भी अपना एग्रीगेटर पॉलिसी के हिसाब से है, वो रहेगा। अच्छा, ये वो नहीं, अभी तो ये बताया जा रहा है कि ये भारत टैक्सी इसलिए खास है कि इसका किराया चाहे जाम हो जाए, ट्रैफिक घंटों का लगा रहे या फिर पीक आवर का टाइम है, किराया फिक्स रहने वाला है, ऐसा है? देखिए, किराए का जो मुद्दा है वो ओला उबर में कोई भी कभी स्टेबल नहीं है। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा, अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर के लिए आपने एक बार राइड टैक्सी ली मॉर्निंग में, उसका फेयर अलग रहेगा, आफ्टरनून में लोगे उसका फेयर अलग रहेगा, आप इवनिंग में लोगे उसका फेयर अलग रहेगा। तीनों फेयर कभी मैच नहीं करेंगे ओला उबर में आज तक जो होता आया है। रैपिडो इन ड्राइव में आपका जो है भारत टैक्सी के अंदर फ्लैक्चुएशन होगा, लेकिन इतना फ्लैक्चुएशन नहीं होगा जितना ओला उबर में होता है। आपको 300 दिखाया 600 बना दिया, आपको 400 दिखाया 1000 बना दिया। ओला उबर ऐसे करता है ना, वो भारत टैक्सी में नहीं होगा। और क्या खास बनाती है भारत टैक्सी? भारत टैक्सी खास बनाती है कि इसमें जो ड्राइवर हैं
आज तक उनको सिक्योरिटी फील नहीं हो रही थी। ड्राइवर को जब सिक्योरिटी फील होगी, मेडिकल सुविधा, एक्सीडेंटल सुविधा मिलेगी, तो ड्राइवर की जो डेडिकेशन है काम के प्रति वो अच्छी होगी। जब अच्छी होगी तो नेचुरल सी बात है सर्विस भी अच्छी होगी। अभी ओला उबर क्या कर रहा है? टॉर्चर कर रहा है, मेंटल टॉर्चर कर रहा है, हमारे फेयर पे जो है ऊपर नीचे कर देता है। उसकी वजह से जब हम राइड एंड करते हैं, तो जब हम राइड उठाते हैं तो उत्साहित होते हैं कि हमें 400 रुपये मिलेंगे, और एंड होने के बाद बदलता है 250 रुपये मिले। क्या मनोस्थिति होती होगी ड्राइवर की, आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। ऐसा भी हो जाता है जी, ऐसा करते हैं, कर रहे हैं, पिछले 10 सालों से वो ऐसे ही कर रहे हैं। देखिए मैडम, मैं ये बताना चाहूँगा कि जो पिछले 2010 से जब कॉमनवेल्थ गेम हुए थे, जी जी जी। तो 1RT परमिट एक इशू किया गया था। ये गाड़ियाँ आपको तीनों नज़र आ रही हैं, 1RT परमिट किया है। ठीक है, आप एक बार क्या है? कैमरा घुमा सकते हैं। हाँ, बिल्कुल दिखा दे रही है। ये 1RT लिखा हुआ है ना, ये तीनों गाड़ी 1RT है। अच्छा, 1RT हाँ जी, क्या मतलब होता है ये 1RT का? हाँ जी। ये इकोनॉमी रेडियो टैक्सी के नाम से परमिट दिया था शीला दीक्षित जी ने। उस टाइम पे जो हमारे गेस्ट आए हुए थे बाहर से कॉमनवेल्थ गेम में, उनको सर्विस देने के लिए गाड़ियाँ कम थी, काली पीली ऑटो की मनमानी चरम पे थी, तो ये नया परमिट लाया गया था, जिसमें हमें कुछ वादे किए गए थे कि पुश ऐप मिलेगी, जिसमें वादा किया गया था कि आपको 18 रुपये किलोमीटर से ज़्यादा कभी CNG नहीं देनी पड़ेगी, जो कि चमत्कारी ढंग से हमारी सरकारों ने 84 रुपये तक पहुंचा दी। एजिटेशन करने के बाद वो जो है 77-78 रुपये पे आई है। दिल्ली से बाहर जाने पे 99 रुपये में हमें डलवानी पड़ती है। तो हमारी जो रनिंग कॉस्ट है आज 22 रुपये से 23 रुपये पर किलोमीटर पड़ रही है। सरकार ने 2010 से हमारा किराया नहीं बढ़ाया। एक बार हमने 2012-13 में एजिटेशन किया था तो हमारी 10 रुपये किलोमीटर इंट्रोडक्शन हुई थी, 12.5 रुपये रेट किया था, और अभी तक नहीं बढ़ाया है। तो उस चीज़ को लेकर एक सवाल ये उठता है कि सरकारी जितने मुलाजिम हैं, प्राइवेट जितने काम करने वाले हैं, व्यापारी दुकानदार जितने भी हैं, क्या 2010 की जो अर्निंग थी उसमें सरवाइव कर सकते हैं? बिल्कुल। IAS अधिकारी जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जी। क्या वो अपनी 2010 की तनख्वाह में काम कर सकते हैं? 9th पे कमीशन आज गवर्नमेंट देने जा रही है। तो ये ड्राइवरों का क्या कसूर है जो आप 12 रुपये किलोमीटर में चलवाना चाह रहे हो, 12.5 रुपये में चलवाना चाह रहे हो, जबकि 3,75,000 की एक सीरीज़ की वैगन आर आती थी 2010 में। ठीक है, उसके बाद ये आप सिडान गाड़ी की बात करो तो 5 लाख रुपए की आती थी, आज 12 लाख रुपए की है। वो 9 लाख रुपए की, 8 लाख रुपए की पड़ती है, जो नई वाली वैगन आर रही है। ठीक है, तो हमारा जो स्पेयर पार्ट है वो 50% बढ़ गया। यानी कोरोना काल से अगर मैं बात करूं तो महंगाई दर 50% से ज़्यादा बढ़ गई। अब इंश्योरेंस की बात करो तो डेप्रिसिएशन हर साल कटता है, लेकिन हमारा वही स्लैब वहीं का वहीं पड़ा रहता है। पिछले 3-4 सालों से मैं 16,000 17,000 ही भर रहा हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी बढ़ा देते हैं हर बार। तो सरकार और सरकार से जुड़ी हुई नीतियाँ, चाहे टैक्स है, चाहे वो इंश्योरेंस पॉलिसी है, चाहे पॉल्यूशन है, कुछ भी है, उस सब के अंदर ड्राइवर को पीसा जा रहा है और उसको किराए की राहत नहीं दी जा रही है। अब सर्वाइवल का इशू आ चुका है, क्योंकि 20 रुपये 22 रुपये कॉस्टिंग है और ओला उबर जैसी कंपनी हमको 10-12 रुपये किराया दे रही है। तो कैसे हम 8 रुपये का गैप या 6 रुपये 7 रुपये का गैप कैसे पूरा करें? बहुत बड़ा सवाल है। और उन अधिकारियों से सवाल है जो पॉलिसी AC रूम में बैठ के बनाते हैं। अपनी तो 9th पे कमीशन चाहिए, पॉलिटिशियंस को अपना जो है भत्ता वत्ता सब कुछ चाहिए, ड्राइवर कहाँ जाएगा? आपने बेरोजगार लोगों को कमर्शियल परमिट दिया है, यह सरकार भूल गई है, अधिकारी भूल गए हैं कि रोजगार दिया है आपने। और रोजगार का मतलब ये नहीं होता कि सामने वाले से आप बोलो कि अपने घर से पैसे लेके आ, CNG डलवाने के लिए घर से पैसे लेके आ, SAS मॉडल के लिए एडवांस में पेमेंट कर। पहले कंपनी को, ओला उबर को पहले पैसे देना पड़ता है, तब हमारी राइड चालू होती है। हाँ, एक रिचार्ज कराना पड़ता है। करेक्ट है। तो आप बताइए, ड्राइवर इतना अमीर है क्या? वो शाम को घर जाता है तो उसकी जेब खाली हो चुकी थी सुबह। क्या भारत टैक्सी में कार, ऑटो या 2 व्हीलर भी रजिस्टर्ड होंगे? देखिए जी, अगर कमर्शियल की बात करेंगे तो कमर्शियल सारी गाड़ी रजिस्टर्ड होंगी, चाहे ऑटो हो, कार हो, बाइक हो, इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल होगा। प्राइवेट बाइक को लिए हमसे सजेशन लिए गए थे, हमने बोला है कि प्राइवेट बाइक टैक्सी नहीं लगनी चाहिए। ओला उबर और रैपिडो प्राइवेट बाइक टैक्सी चला रही हैं, जो कि अपना कानून मोटर व्हीकल एक्ट 1988 एक्ट 66 बोलता है कि अगर आपको काम करना है तो आपको कमर्शियल परमिट लेने की ज़रूरत है, कमर्शियल काम करने के लिए, उसके बिना आप चला नहीं सकते।
दूसरा 192A एक्ट ये बोलता है कि अगर आप जो है बिना परमिट के चलाते हैं तो वो पनिशेबल ऑफेंस है, उस पर फाइन भी लगेगा और उस पर आपको FIR भी होगी। पर कंपनी पे कुछ नहीं होता और होता तो कंपनी पे कुछ नहीं होता और कंपनी आज ड्राइवर जी ठेंगा दिखा रही है सरकार के मोटर व्हीकल एक्ट को, STA के मोटर व्हीकल एक्ट को ठेंगा दिखा रही हैं और प्राइवेट बाइक टैक्सी धड़ल्ले से चल रही है पूरे देश में, जिसमें हमारे जो भी सफ़र करने वाले राइडर्स हैं उनकी सेफ्टी जीरो है। आप मेरे को ये बताइए, कॉमर्शियल गाड़ी के अंदर हम इंश्योरेंस कराते हैं, उसके अंदर हमारा पैसेंजर सिक्योर होता है, अगर एक्सीडेंट हो जाए कुछ हो जाए तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस में उसको क्लेम मिलता है। प्राइवेट बाइक के अंदर इंश्योरेंस कंपनी क्या देंगी? क्या कोर्ट राहत देगा? क्या हमारे देश का कानून राहत देगा? क्या पॉलिटिशियंस राहत दिलवाएंगे या वो अधिकारी IAS अधिकारी राहत दिलवा पाएंगे उस पैसेंजर को जिसकी एक्सीडेंट में मौत हो जाए बाइक के ऊपर जाते हुए, वो भी प्राइवेट नंबर प्लेट पे या प्राइवेट कार में? तो ये बहुत बड़ा मुद्दा है और मैं सरकार को ये जताना और चताना चाहता हूँ कि भैया एक बात बताओ, अगर आपको इतनी जो है प्रॉब्लम है या आपको लगता है कि ये मूर्ख जो पल्ले पड़ गए हैं जो परमिट लेके चला रहे हैं उनको आपने ऐसे ही शोषित करना है और प्राइवेट कार और प्राइवेट बाइक का जो एग्रीगेटर पॉलिसी के अंदर प्रावधान लेके आना चाह रहे हैं और इम्प्लीमेंट करना चाह रहे हैं, तो भैया 7.5 लाख करोड़ जो आपने टैक्स हमसे वसूला है वापस कर दो और अपना परमिट ले लो, ठीक है। और मैं आपको ये किराए के मुद्दे पे एक बात रह गई, मैं बताना चाहूँगा। 1RT परमिट का जो बात चल रही थी उसके अंदर एक मुख्य बात क्या है कि हमारे देश में मीटर वाली कॉन्ट्रैक्ट कैरेज परमिट के अंदर पैसेंजर व्हीकल के अंदर 4 ही गाड़ियाँ हैं। वो 4 गाड़ियाँ कौन सी हैं? पहली है काली पीली, दूसरी है ऑटो, तीसरा है 1RT और चौथी है 1RX नेहरू मेगा इजी दिल्ली कैब टैक्सी फॉर श्योर, आपने सुना होगा। पहले 2010 से पहले वो हुआ करती थी। तो वो कंपनी फ्लीट ओनर होती थी, यानी 200 गाड़ी लेके आएंगे तो RX मिलेगा उनको। लेकिन ये चारों की चारों मीटर से चलने वाली गाड़ियाँ हैं। पर नहीं चलती। नहीं चलती हैं, नहीं चलने वाली बात नहीं। आज भी हमारा मीटर टेस्ट होता है तब हमारी गाड़ी की फिटनेस मिलती है। हाँ जी, मीटर हमारा दुरुस्त रहता है। ये बात और है कि सरकार ने महंगाई भत्ते को नज़रअंदाज करके हमारा किराया नहीं बढ़ाया, तो हम सर्वाइवल कैसे करें? 22 रुपये किलोमीटर हमारा खर्चा पड़ रहा है, 12.5 में सर्वाइवल कैसे करें? दूसरी चीज़ ये है कि चारों के अंदर मीटर है। अब आप सरकार की चालाकी देखिए, 2010 में 2 परमिट आते हैं, एक RX परमिट आता है जो फ्लीट ओनर के लिए और एक 1RT परमिट आता है। उसके अंदर 23 रुपये किलोमीटर का भाड़ा दिया जाता है AC सिडान गाड़ी के नाम पे, उसमें सारी सिडान गाड़ियाँ हैं 2010 से। और यहाँ पे जो परमिट इंडिविजुअल दिए जाते हैं वो परमिट दिए जाते हैं आपको नॉन AC गाड़ी के, यानी उस टाइम पे वैन और इको चलती थी तो वो नॉन AC होती थी, तो वो 10 रुपये किलोमीटर का भाड़ा रखा गया। बाद में सारी गाड़ी 2 साल के बाद सब AC हो गई, कोई गाड़ी आपको नॉन AC चलती हुई नज़र आएगी नहीं आएगी। 2012-13 के बाद सारी AC गाड़ी हो गई। जब AC गाड़ी हो गई, एक तरफ परमिट RX का आपको 23 रुपये और नाइट में 28 रुपये किलोमीटर भाड़ा सरकार दे रही है 2010 से, वहीं 1RT सिंगल ओनर परमिट के साथ ये अधिकारी IAS अधिकारी और ये पॉलिटिशियंस और ये सरकारें मिलके क्या घोटाला कर रही हैं कि ये सिडान गाड़ी, ये हमारी हैचबैक गाड़ी AC होने के बाद भी दे दो ना भैया 23 रुपये किलोमीटर 28 रुपये किलोमीटर। क्या प्रॉब्लम है? क्यों प्रॉब्लम है? आप एक तरफ दे रहे हो दूसरा नहीं दे रहे हो, ये भी मीटर गाड़ी ये भी मीटर गाड़ी, परमिट सेम है, क्या फ़र्क है? वो फ्लीट ओनर है, 200 गाड़ी की कैपेसिटी है भैया, फ्लीट ओनर आपने उसको एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे दी। हम सिंगल गाड़ी ओनर है तो हमें भी दो ना 23 रुपये किलोमीटर। आपने जो डिफरेंस रखा था AC और नॉन AC का रखा था, आज तो हमारी गाड़ियाँ पिछले 10 सालों से AC है, तो 23 रुपये 28 रुपये दो ना, वो नहीं दे रही है सरकार। ऐसा बोला जा रहा है कि भारत टैक्सी में जो यात्री किराया देगा वो सीधा ड्राइवर के पास ही जाएगा। जी, जैसे UPI के माध्यम से, कैश के माध्यम से आप दे सकते हैं और एप्लीकेशन में ड्राइवर अपना UPI कोड या स्कैनर डाल के भी पेमेंट ले सकता है। नहीं, यहाँ कहने का मतलब है मेरा कि कमीशन नहीं देना पड़ेगा, ऐसा है? देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि SAS मॉडल पे आ रहा है तो कमीशन पर राइड पे कमीशन वैसे नहीं होगा जैसे ओला उबर में होता था।
अच्छा, आप खुद एक ड्राइवर हैं, तो अभी आपने कोई राइड उठाई है हाँ जी भारत टैक्सी से? जी। तो कितना अभी तक कितनी राइड की है और कितनी इनकम हो चुकी है? देखिए मैडम, एक पायलट प्रोजेक्ट में टेस्ट राइड हुआ था। उस टेस्ट राइड में हमने 2 दिन राइड करी थी। और उसके बाद जो रेगुलर राइड्स होती हैं वो अभी भी क्या है कि कस्टमर जो है धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, तो राइड्स थोड़ी सी कम है लेकिन बढ़ रही हैं। तो हमने जो राइड अभी जैसे आई हैं, अब नेचुरल सी बात है, जिस टाइम हम खाली खड़े हैं उस टाइम राइड आएगी तो हम कर पाते हैं। अगर ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी हम दूसरी कंपनी में काम कर रहे हैं, तो वहाँ की कोई राइड होती है तो उस टाइम पे अगर कोई बच जाएगी तो नहीं उठा पाते, लेकिन हमने राइड करी है। राइड की है। तो आपको कैसा फील हुआ? बढ़िया लग रहा है कि मतलब ये आगे ओला उबर की हवा खराब करने वाली है? हाँ जी, उम्मीद कर सकते हैं उम्मीद कर सकते हैं। जी। तो सर, आपने भी कोई राइड ली है भारत टैक्सी से? जी, भारत टैक्सी में राइड आ रही हैं और जब खाली समय होता है तो उसमें भी की हुई है। कम से कम 3-4 राइड तो की हैं। 3-4 राइड की है जी। तो अभी जो कितना कमीशन आपने दे दिया है भारत टैक्सी? नहीं, अभी तो ये पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरुआती दौर है, तो अभी तो कोई कमीशन चार्ज नहीं कर रहे हैं। भविष्य में हो सकता है थोड़ा बहुत जो 7 मॉडल है उसके अकॉर्डिंग इन्हें कुछ चार्ज करना पड़े कंपनी को चलाने के लिए भी। अच्छा, ये बताइए, इसका कोई ऑफिस वगैरह कुछ है, जानकारी है? अगर ऑफिस इनका हौज खास NCDC ऑफिस है, बना हुआ है, आपने बिल्कुल विजिट किया है? ऑलरेडी जी विजिट किया हुआ है, मीटिंग हुई है वहाँ पे निरंतर। अच्छा, निरंतर मीटिंग हुई है। तो क्या लगता है कि अगर जब कोई कस्टमर के साथ आपका कुछ मामला ख़राब हो जाता है, अगर आपको पैसा नहीं देता है, झगड़ा हो जाता है, या फिर आपका पूरा परफॉर्मेंस बिगाड़ देता है महीने का, कि ये इस तरीके का ड्राइवर है, बदतमीजी करता है, इस तरीके की चीज़ें आती हैं अक्सर, तो क्या लगता है आपको सपोर्ट मिलने वाला है भारत टैक्सी को? जिसके लिए आश्वासन तो मिला है भारत टैक्सी से पूरा, कि कोई भी जो ड्राइवर के लिए अगर कोई उसके लिए आता है किसी भी वहाँ से ऑब्जेक्शन, तो उसके लिए पहले वो उसको निजी तौर पे STCL में ही उसकी चेकिंग होगी, तभी कोई कार्रवाई होगी। उसके लिए एक कमेटी बनाई जाएगी, एक कमेटी बनाई जाएगी जो हैंडल करेगी इस तरह के केसेस को। क्या इस तरीके की सुविधा आपको ओला उबर में मिली है? नहीं, आज तक नहीं मिली है। कितना टाइम आपने ओला उबर में काम किया? ओला उबर में मैडम 10 साल हो गए। 10 साल हो गए। और किस तरीके से पता, मतलब एक भारत टैक्सी वास्तव में है क्या, और ये लॉन्च वास्तव में कब होने वाली है, या ये कह रहे हैं कि 1 तारीख को लॉन्च हो गया, 1 तारीख को लॉन्च हो गया, वास्तव में लॉन्च हुआ है? देखिए, ड्राइवर जो है 1,20,000 के आसपास ड्राइवर जुड़ चुके हैं, और लगभग 1 लाख के आसपास कस्टमर भी जुड़ चुके हैं। और देखिए, जब स्टार्टिंग में प्रोसीजर होता है तो थोड़ा सा स्लो डाउन होता है, और किसी भी चीज़ को चेंज ओवर होने में टाइम लगता है। अभी कस्टमर जो भी यूज़ कर रहा है और उसको शिफ्ट ओवर होने में टाइम लगेगा, तो वो टाइम का जो गैप होता है वो कस्टमर अपना ले गई कंफर्ट जोन। जी। सर, आपको क्या नेगेटिव पॉइंट नज़र आता है ओला उबर और भारत टैक्सी में, दोनों का बताइए। मैम, भारत टैक्सी तो काफ़ी हद तक ओला उबर के अकॉर्डिंग ठीक है। इसका अब ओला उबर में जैसे है कि कई सारे दुर्घटना जो हो जाती हैं, जैसे लोग बुक करके ले जाके मार के फेंक देते हैं, तब बहुत सारी सिचुएशंस क्रिएट होती हैं, जैसे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, बहुत सारे आपने सुने होंगे, पैसे भी नहीं देते भाग जाते हैं। तो इसमें सियोरिटी है, इसका मिल जाएगा, क्योंकि 24 घंटे हमारी कॉल सपोर्ट भी है यहाँ, कस्टमर के लिए भी, ड्राइवर के लिए भी। तो इसमें सियोरिटी है कि हम जो है एक्शन ले सकते हैं, या पुलिस भी हमारे साथ है, और गवर्नमेंट सहकारिता मॉडल से ये चल रही है, टाई अप है गवर्नमेंट से, तो गवर्नमेंट भी साथ देगी ड्राइवरों की। तो सामाजिक सुरक्षा तो एक तरह से हमें मिलने वाला है यहाँ पे भारत टैक्सी के लिए। सर, जिस तरीके से आपने बताया कि आप लंबे समय से जुड़ रहे हैं भारत टैक्सी से, तो कितनी महिलाओं ने इसमें रजिस्टर्ड किया कि वो भारत टैक्सी में इसके साथ काम करेंगे? मेरे ख्याल से मैडम कोई 100 या 125। बहुत कम संख्या है। हाँ जी, दिल्ली में इतनी है, 150 के आसपास है। टोटल महिला ड्राइवर जो हैं वो 150 के आसपास है। आप देखिए ना, जो जेंट्स ड्राइवर हैं, जब उनको मार के फेंक दिया जाता है, उनसे लूटपाट कर ली जाती है, हमारी सरकार सोई रहती है, प्रशासन सोया रहता है, एक्शन नहीं लेते हैं, बार बार घटना रिपीट होने के बाद भी एक्शन नहीं लेते हैं, तो आप समझिए वुमेन के लिए क्या सेफ्टी है, वुमेन के लिए क्या सेफ्टी है एज ए ड्राइवर? क्या सरकार ने कोई एश्योरेंस दी है एज ए ड्राइवर? क्या भारत टैक्सी में ऐसा है? देखिए, भारत टैक्सी फील कर पाएगी महिला चालक? देखिए, हमने जैसे कि बताया, कमेटी होगी जो कि इस तरह के इश्यूज़ को देखेगी,
तो भारत टैक्सी में स्पेशली एक कमेटी होगी जो इस तरह के महिलाओं के लिए भी और जेंट्स के लिए भी, जो स्पेशली इस तरह के इश्यूज़ को देखेगी और उस पर जो है सही उचित निर्णय लेके जो है फैसला करेगी, वो जो कस्टमर और ड्राइवर के बीच में होगा। भारत टैक्सी में ये टोल टैक्स इंक्लूड होगा या नहीं होगा, ये जानना चाहते हैं। जो टोल टैक्स पड़ेगा वो कौन पे? मैडम टोल टैक्स किसका है? हाँ। आप मुझे बताइए, टोल टैक्स किसका है? एमसीडी किसकी है? मेरी है, सरकार की है। किसी कंपनी की है? सरकार की है। जो एनएचआई का टोल है वो किसका है? स्टेट टैक्स किसका है? मतलब स्टेट गवर्नमेंट का स्टेट टैक्स होता है। एमसीडी जो है वो उसके पीछे भी एक कहानी है मैडम। ग्रीन टैक्स लगाया गया था 2002 के आसपास इंडिया में, या मतलब दिल्ली में, कि आप अगर एनसीआर में जा रहे हैं या बाहर से गाड़ी आ रही है तो उसको 100 रुपये, यानी एक टैक्सी की बात कर रहा हूँ, कॉमर्शियल व्हीकल के पैसे अलग है, 100 रुपये एंट्री देनी पड़ती है एमसीडी में, ठीक है। वो ग्रीन ट्रिब्यूनल टैक्स के नाम से है और वो पॉल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए। अब यहाँ पे देखिए, हमें सीएनजी गाड़ी पकड़ा दी गई और हमारे ऊपर ये ग्रीन टैक्स थोप दिया गया। तो सरकार हमें कितना बेवकूफ़ बनाती है कि हमें जो है सीएनजी भी दे दी, ग्रीन फ्यूल भी बोल दिया और हमें ये भी बोल दिया कि 100 रुपये टैक्स भी दो। अच्छा, पर राइट, वो भी ग्रीन टैक्स के नाम पे, पॉल्यूशन के नाम पे। आपने पॉल्यूशन फ्री गाड़ी हमें दी सीएनजी वाली और पॉल्यूशन का ही नाम पे आप हमसे टैक्स ले रहे हो 100 रुपये। ये चमत्कारी रूप से काम करती है हमारी सरकार, दोनों हाथ में लड्डू रख के। ये गाड़ी लेने जाते हैं तो हम जब गाड़ी लेते हैं शोरूम से तब हमारे सारे डॉक्यूमेंट चेक होते हैं ऑथेंटिक रूप में, और जब ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में रजिस्ट्रेशन के लिए जाता है तब चेक होते हैं। उसके बाद ये देखिए, ओनर नंबर प्लेट भी साइड में लगा के चलते हैं हम, इसमें पूरी डिटेल होती है हमारी। हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर होता है, ये गवर्नमेंट का हेल्पलाइन नंबर है, वुमेन हेल्पलाइन नंबर है, सब कुछ होता है। यह ओनर प्लेट हर गाड़ी में आपको देखने को मिलती है। तो इतने सारे नियम हमारे ऊपर डाले जाते हैं, फिर भी हम जो है लो लेवल पे देखे जाते हैं। हमें ये देखा जाता है कि हम इंसान नहीं हैं, हम एलियन हैं। हमारे साथ बिहेवियर होता है एलियन वाला। जब हम गाड़ी उनकी ज़रूरत पे लेके जाते हैं, उनको रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट जाना होता है, तब वो भैया भैया करके बात करते हैं, या गाड़ी नहीं मिल रही होती है तब भैया भैया करके बुलाते हैं। जब काम निकल जाता है तो अबे तबे करते हैं, बदतमीजी करते हैं। तो क्या आप ये उम्मीद सिर्फ ड्राइवरों से लगाते हैं कि वो बढ़िया बिहेवियर दें? वो भी तो एक इंसान है और राइड करने वाला भी इंसान है। तो इंसान के नज़रिए से देखेंगे तो अगर आप किसी को जी करके बोलोगे तो वो जी ही बोलेगा। तो वो एक ज़रूरी चीज़ है और केवाईसी का मुद्दा बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरह की भी केवाईसी होनी चाहिए जिससे कि ड्राइवर सेफ हो। ठीक है, ड्राइवर एक और कस्टमर क्या होता है? मैं एक चीज़ और बोल दूं, जो हमारा एक और किराए वाला मुद्दा आया था, किराए वाले मुद्दे पे हम लोग पिछले 10 सालों से लड़ रहे हैं। सरकार को धरना प्रदर्शन और ज्ञापन दे रहे हैं, अपनी यूनियन के माध्यम से भी दे रहे हैं, पर इसमें जो आईएएस अधिकारी हमारे जो बैठे हुए हैं, हमारा ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो बैठा हुआ है, वो फेलियर है। किस बात में? कंप्लाइंस कराने में। क्या कंप्लाइंस कराना है? फेयर पॉलिसी। जो किराया निर्धारण किया है एसटीए ने, वो फेयर पॉलिसी एग्रीगेटर को मान्य है। और आज भी ओला उबर देश में नहीं विदेशों में भी एसटीए पॉलिसीज़ का फॉलो कर रही हैं। हमारे देश में भी फॉलो कर रही हैं, कई स्टेट के अंदर कंप्लाइंस करवाया है वहाँ के एसटीए ने। लेकिन दिल्ली के अंदर हमारा एसटीए इतना लचर है, इतना अपंगु और अपाहिज है और इतना मंदबुद्धि है कि वो जो है कंप्लाइंस नहीं करा पा रहा। लेकिन चालान काटने के लिए उसको याद आता है कि वर्दी नहीं पहन रखी, अरे तुम्हारा ये साइड का मिरर टूटा हुआ है, अरे तुम्हारा टायर घिसा हुआ है। समझ रहे हैं? तो इस तरह की जो बातें हैं वो करते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि आपको अच्छी सर्विस भारत टैक्सी दे सकती है और ऐसी दे सकती है, वर्ल्ड क्लास दे सकती है, लेकिन कस्टमर को भी अपने ड्राइवर के साथ अच्छा बिहेवियर करना पड़ेगा। जब भी फ़ोन करते हैं, बात करते हैं, टैक्सी आती है, 5 मिनट का उनको एक बफिंग पीरियड मिलता है कि 5 मिनट में आपने बुक करी है, राइडर गाड़ी आके आपको इंटीमेट कर रही है, मैसेज कर रहा है ड्राइवर कि मैं अराइव्ड हो गया, तो
तो आप 5 मिनट के अंदर उतर के पहुंचिए, उसके टाइम की कदर कीजिए, क्योंकि आपका टाइम अगर इम्पोर्टेंट है आपसे ज़्यादा उसका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आप जैसे किसी पैसेंजर को हो सकता है जल्दी पहुंचने की जल्दी हो, टाइम से ऑफिस पहुंचने की जल्दी हो, टाइम से हॉस्पिटल पहुंचना हो, एयरपोर्ट रेलवे स्टेशन जाना हो, तो अगर आप उसका 10 मिनट ख़राब करोगे तो उस 10 मिनट में उसकी अर्निंग भी इफेक्ट होगी। मान लिए 10 राइड हम करते हैं, 10-10 मिनट के हिसाब से 100 मिनट ख़राब हो गए। 100 मिनट के अंदर मैं 2 राइड तो मार ही सकता हूँ मैडम, छोटी छोटी। मैं 2 कस्टमर को सर्विस दूंगा। अगर मैं 2 कस्टमर को सर्विस दूंगा तो उनको जो है उनके डेस्टिनेशन तक पहुँचा पाऊँगा, अपने लिए 2 पैसे भी कमा पाऊँगा। तो ये कस्टमर को सोचने की ज़रूरत है कि अपना बिहेवियर ठीक करें, अपने समय के साथ साथ ड्राइवर के समय की कीमत समझें। क्या कहना चाहते मैं ये कहना चाह रहा था, जैसे हमारे जगबीर जी ने भी बोला है कि जो कस्टमर होते हैं उनकी केवाईसी नहीं होती है, तो ये केवाईसी होना बहुत ज़रूरी है। वो इसलिए कि कोई भी कस्टमर राइड बुक करता है उसके पास सिर्फ एक नंबर होता है, वो नंबर हो सकता है उसके नाम पे ना हो, किसी और के नाम पे हो, प्रॉब्लम और है मैडम है। जो और नाम उसमें लिखे जाते हैं, जैसे वो जब हमारे पास एक्सेप्ट करने के बाद जो नाम लिखा आता है, कोई ए लिखता है, कोई गुंडा लिखता है, कोई फादर लिखता है, कोई बाप लिखता है, कोई पापा लिखता है। अपने मैं ये बताइए, मैं जो है अपने मतलब किसी चीज़ में रजिस्टर्ड कर रहा हूँ, और जो मेरा जो वैधानिक नाम है, यानी मेरे जो पेपर्स में चालक को नहीं पता चलता सामने वाला कौन है। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए जैसे केवाईसी का मतलब होता है, जैसे अभी हमारे जगबीर सर ने कहा है कि किसी के में एस लिख के आता है, किसी के में एच लिख के आता है, कोई पापा लिखता है, कोई। मेरा कहने का मतलब ये है कि चाहे वो भारत टैक्सी हो, ओला उबर तो खैर कर ही रही है ड्राइवरों के साथ में शोषण। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जैसे हमारा आधार कार्ड है, मेरे आधार कार्ड पर जो नाम है, वो नाम को बाकायदा आधार कार्ड को स्कैन किया जाए आईडी बनाते टाइम। जो भी कस्टमर अपना नंबर रजिस्टर्ड करता है, आईडी बनाता है भारत टैक्सी में या किसी भी कंपनी में, तो वो आधार कार्ड दे, जो आधार कार्ड पे नाम हो वही नाम आईडी पे आने चाहिए, जिससे कि कस्टमर कभी भी किसी ड्राइवर के साथ गलती नहीं कर सकता है, कोई मिसबिहेव नहीं हो सकता है। और दूसरी चीज़ है, कई बार क्या होता है कि कस्टमर ने सामान रख दिया जी, ड्राइवर वहाँ लेके जाता है, वहाँ उसको पैसे नहीं मिलते हैं। अच्छा, अब दूसरी बात ये आ जाती है कि ये सामान आया कहाँ से, वो कहते जी इसने भेजा, उसको फ़ोन मिलाओ तो उसका फ़ोन भी नहीं लगता है। अब उस बैग के अंदर क्या है ये ड्राइवर को नहीं पता है। तो अगर कोई भी सामान कोई कस्टमर भेजता है, अगर साथ नहीं जाता है, अब ड्राइवर को तो नहीं पता, उसको खोल के तो देखेगा नहीं कि इसके अंदर क्या है। अगर उसमें कुछ गलत सामान निकलता है तो उस पकड़ा जाएगा, ड्राइवर पकड़ा जाएगा। लेकिन ड्राइवर किसको पकड़े? राइडर का तो पता ही नहीं है कि कौन है, क्योंकि नंबर बंद कर देंगे। तो मैं ये कहना चाहूँगा, सेफ नहीं है। हाँ, सेफ नहीं है। और अगर देखिए कस्टमर अगर सही है तो उसको अपना नंबर देने में, केवाईसी कराने में कोई बुराई नहीं है। और पहली बात तो कोई भी ऐसी आईडी नहीं बननी चाहिए जो जिसकी केवाईसी ना हो। सबसे पहले मांग मैम हम ये करेंगे, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी जो गवर्नमेंट बनाती है उसको लागू कराए, क्योंकि हर राज्यों में लागू है, बहुत सारे राज्यों में लागू है। क्या दिल्ली ही ऐसी जब देश की राजधानी है, यहाँ पे क्या लागू नहीं होनी चाहिए थी? सबसे पहले तो यहाँ पे कोई भी कानून है अगर बनता है तो उसको लागू यहीं पे कराना चाहिए सबसे पहले। देश की राजधानी है, मैसेज बढ़िया जाएगा उससे। तो मेरा रिक्वेस्ट रहेगा गवर्नमेंट से, या जो भी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ पे जो प्रधानमंत्री जी भी हैं, प्रधानमंत्री भी हैं, हाँ, जो भी लोग हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि पहले जो आप लोग अगर गाइडलाइंस बनाते हो, कैब एग्रीगेटर पॉलिसी बनाते हो, तो सबसे पहले ये लागू करवाओ। ये कंपनियां आपकी मजाक उड़ा रही हैं धड़ल्ले से, ओला उबर रैपिडो, ये कंपनियां जो हैं आपको थोड़ा सा भी भाव नहीं दे रही हैं, और आपको दरकिनार करके, कोर्ट को दरकिनार करके, भारत के कानून व्यवस्था को दरकिनार करके, यहाँ के संविधान को दरकिनार करके ये मजे ले रही हैं आराम से। बस यही कहना चाहूँगा आपसे। तो आपने सुना कि किस तरीके से ओला उबर से बेहतर होने वाली है भारत टैक्सी, आपको बता दें, और सारी चीज़ें आपको बता दें कि भारत टैक्सी क्या खास रहने वाला है। तो बता दें, पीक आवर्स में जो है किराया नहीं बढ़ेगा, चाहे बारिश का मौसम हो या जाम में फंस जाए तो किराया लगभग फिक्स ही रहने वाला है। अगर उछाल होगा भी तो ज़्यादा नहीं होगा, जैसे कि ओला उबर की जो मनमानी थी वो बंद हो जाएगी। साथ ही आपको बता दें कि भारत टैक्सी में खास रहने वाला है कि यहाँ पर जो
टाइम को लेकर हो गया, यहाँ पर ये नहीं कि आपका शाम का टाइम है तो मनमानी से किराया बढ़ा दिया, ऐसा नहीं चलने वाला। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि आप भी भारत टैक्सी को सपोर्ट करना चाहते हैं, भारत टैक्सी में यात्रा करना चाहते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। इसके साथ ही देखते हैं झलको दिल्ली में कैमरामैन नरेश के साथ पूनम। झलको